हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डूइंग रियली ग्रेट। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे वाटर रिसोर्सेज का जो सेकंड पार्ट है वो। तो पिछले वीडियो में हमने आधा चैप्टर कवर किया, अब हम आधा चैप्टर इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। ऑल्सो आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये कॉमेंट में पूछा है कि क्या जो आप पढ़ा रहे हो वो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो हाँ, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ये 2025 के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इरीगेशन इन इंडिया। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में भी ये चीज़ कही थी जब मैं एंड कर रही थी उस वीडियो को, और मैं अभी भी आपसे ये कहती हूँ कि इंडिया जो है वो एक एग्रेरियन कंट्री है। यहाँ पे एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एग्रेरियन इकोनॉमी, ये टर्म सुना होगा आपने, कि हमारा जो इकोनॉमी है वो मोस्टली एग्रीकल्चर के चीज़ों पे बेस्ड है, ठीक है, उसके आउटपुट और उसके इनपुट पे बेस्ड है, ठीक है। तो इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। तो जब आप किसी भी खेत की सिंचाई कर रहे हो तो उसके लिए पानी की तो रिक्वायरमेंट होती ही है। तो इरिगेशन का मतलब ही ये है कि आप सप्लाई कर रहे हो पानी का उस फील्ड में जहाँ पे आपको इरिगेट करना है उस लैंड को। मान लो आप किसी आर्टिफिशियल मेथड से, आर्टिफिशियल मेथड में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि नेचुरली तो बारिश ही है ना जिससे पानी आएगा, नेचुरल रेनफॉल ही होती है जिससे बारिश आएगा, राइट। अदरवाइज ग्राउंड वाटर वगैरह, तो ग्राउंड वाटर खुद से तो नीचे से उड़ के आएगी नहीं कि अरे भैया मुझे तो इरिगेट करना है लैंड, चलो मैं नीचे से डाइव मार के, सॉरी नीचे से एकदम सुरंग बना के ऊपर आता हूँ, है ना, वो तो नहीं करेगा ना। तो आप क्या करते हो, आप किसी पाइप के थ्रू या किसी टैंक के थ्रू आप जो है सिंचाई करते हो खेत की, पानी डालते हो खेत में ताकि वो अच्छे से वहाँ पे जो फसल है वो उगे। तो आप कर रहे हो वो चीज़, मतलब आप आर्टिफिशियली कर रहे हो। आप भले ही वो पानी लेके आ रहे हो रिवर्स से, अंडरग्राउंड वाटर, लेक्स वगैरह, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज है, आप भले ही नेचुरल रिसोर्स से वो पानी लेके आ रहे हो, पर आपके लाने का जो मेथड है वो आर्टिफिशियल है। तो इरिगेशन को हम यही कहते हैं कि जो सप्लाई ऑफ वाटर थ्रू आर्टिफिशियल मीन्स इन द फील्ड्स फॉर इरिगेशन इज कॉल्ड इरिगेशन, ठीक है। तो इसको हम इरिगेशन कहते हैं। अब आप ये देखो क्या होता है कि हमारे इंडिया में कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे बारिश बहुत अनइवन होती है, कभी होती है कभी नहीं होती है। तो ऐसे में आप क्या करोगे कि जब होती है तो आप स्टोर कर लो पानी को। अब कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जो जहाँ पे पानी ज़्यादा, जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा नहीं होता है, वहाँ पे आप क्या करोगे, वहाँ पे ऑब्वियसली पहली चीज़ तो ये कि आप वैसे क्रॉप्स उगाओगे जो वैसे हैबिटेट में ग्रो कर सकता है। अब क्या होता है कि आप एक चीज़ नोटिस करो, जैसे बहुत सारे बच्चे, जब आप लोग सब 12th में हो, जब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने घर से दूर जाएंगे पढ़ने के लिए दूसरे स्टेट में। तो जब आप इनिशियली किसी दूसरे स्टेट में जाते हो ना, तो क्या होता है कि आपको वहाँ का पानी सूट नहीं करता। या फिर अगर आप कहीं पे घूमने चले जाओ, सिंपल एग्जांपल, कहीं घूमने जा रहे हो, 10 दिन का ट्रिप है, आप जा रहे हो एंड आप देखना कि आप ऐसा आप लाइन सुनोगे अपनी मम्मी, आपकी मम्मी कह रही होंगी, या फिर आपको खुद लग रहा हो कि यार यहाँ का पानी मुझे सूट नहीं कर रहा है, मेरी स्किन ख़राब हो रही है, मेरे बाल झड़ रहे हैं, या फिर मेरा तबीयत ख़राब हो रहा है। तो ये क्या हुआ कि आपका हैबिटेट चेंज हुआ। आप अपने घर पे जिस एनवायरनमेंट में रहते हो, आप जब ट्रिप पे जा रहे हो तो उस एनवायरनमेंट पे नहीं रह रहे हो। तो सिमिलरली क्रॉप्स, जब आप किसी पौधे को उगाना चाहते हो और उसके लिए उसका बीज आप अगर मिट्टी में डाल रहे हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें चेक करनी होती है। क्या जो आप पौधा उगा रहे हो, जो आप पेड़ उगाना चाह रहे हो, क्या उसको बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट है, क्या उसको इस तरह की मिट्टी का रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ देखना पड़ता है, राइट। तो अब इंडिया में कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे बारिश इतना नहीं होता है, वहाँ पे आप क्या करोगे, पहली बात तो आप पानी को स्टोर करोगे ताकि आप इरिगेशन कर पाओ। दूसरी चीज़, आप वहाँ पे उसी टाइप का ट्रीज़ उगाओगे या फिर पौधे, प्लांट्स जो भी उगाओगे जो वहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ग्रो कर सकता है ना। अब आप राजस्थान में आप नहीं देखोगे कि ओ माय गॉड पता नहीं क्या पपाया ट्री दिख गया आपको, एकदम बनियन ट्री वहाँ पे मिल रहा है, नहीं मिलेगा, है ना। तो प्लेस टू प्लेस डिफर करता है चीज़। और कुछ ऐसा होता है, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं कि वहाँ पे बारिश मतलब ऐसा है कि वंस इन अ वाइल होगी या चाहे नहीं भी होगी, ऐसा। तो उन एरियाज में फिर क्रॉप्स ग्रो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ऑल्सो एक और चीज़, अब मान लो राइस, शुगर केन, जूट, इन तीनों चीज़ों को आप उगा रहे हो। अब ज़रूरी नहीं है ना कि जो आपको जितना पानी राइस में लग रहा है उसको इरिगेट करने में उतना ही पानी शुगर केन में भी लगे, ज़रूरी नहीं है, डिफ़र करता है। अब मान लो आप हो, आपका छोटा भाई या छोटी बहन है जो आपसे 3-4 साल छोटी है या 2 साल छोटी है।
अब आप जितना खाना खा रहे हो ज़रूरी थोड़ी है कि आपका छोटा भाई छोटा बहन या आपका बड़ा भाई या आपकी बड़ी बहन भी उतना ही खाए, डिफ़र करता है ना। तो वही चीज़ है, हो सकता है आपको चॉकलेट्स पसंद हो, आपके भाई बहन को स्पाइसी फूड्स पसंद हो, चॉकलेट्स उतना पसंद ना हो सकता है, तो डिफ़र करता है। सिमिलरली क्रॉप्स में भी डिफ़र करता है ये चीज़, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों को बहुत टाइम लगता है ग्रो करने में, कुछ लोगों को कम टाइम लगता है ग्रो करने में। अब यहाँ पे जब मैं लोगों की बात कर रही हूँ तो किस ग्रोथ की बात कर रही हूँ, हाइट की ग्रोथ हो गई या फिर कोई भी ऐसी ग्रोथ, उसमें बहुत टाइम लगता है लोगों को, कुछ लोगों को बहुत कम टाइम में भी हो जाता है ग्रोथ। या फिर आप लड़कों में देखोगे तो ओके लेट्स नॉट गो देयर। सो सिमिलरली प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स एंड ट्रीज़ में, कि कुछ प्लांट्स को या कुछ ट्रीज़ जो भी कह लो उसको बहुत कम टाइम लगता है ग्रो करने में, कुछ प्लांट्स को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ग्रो करने में, और अलग अलग चीज़ें भी होती हैं, तो वो सब आपको ध्यान में रखना होता है, ठीक है। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, प्रिमिटिव मेथड्स, मॉडर्न मेथड्स। प्रिमिटिव मेथड्स वो है जो हम पहले यूज़ करते थे। आप अपनी दादी से पूछना कि आपके जब आप बच्ची थी तो किस टाइप से इरिगेशन होता था, या फिर आपके ज़माने में किस तरह का इरिगेशन होता था। वो कहेंगे कि भैया टैंकर, हम लोग कुएं में से पानी लेके जाते थे, या फिर टैंकर भर के पानी लेके जाते थे इरिगेट करने के लिए लैंड को, ठीक है। अभी मॉडर्न मेथड्स में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पेरिनल कैनल्स है, स्प्रिंकलर इरिगेशन है, ट्यूब वेल्स है, काफ़ी कुछ है जिसको हम थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वेल इरिगेशन का भी, ये सारा इम्पॉर्टेंट है, यू कैन जस्ट गो थ्रू देम। चलो मैं आपके लिए एक बार कर ही देती हूँ ये चीज़ें जो भी हैं। वेल इरिगेशन वही कुएं में से पानी आपको लेके जाना है। इसका एडवांटेज क्या है, सबसे पहली बात तो सबसे चीप, पैसा बिल्कुल नहीं लगता है ज़्यादा, एकदम सिंपल मेथड है और चीप मेथड है, ठीक है। उसके बाद और एक क्या चीज़ है कि वेल इज़ एन इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन एंड कैन बी यूज्ड एज एंड व्हेन। अब देखो, अब कुआं तो भैया एक ही जगह पे है ना, वो हिल के जाएगा तो नहीं इधर उधर कहीं पे, उसके पैर थोड़ी हैं, तो कन्वीनियंटली आप यूज़ कर सकते हो, जब आपका मन चाहे तब आप यूज़ कर सकते हो उस पानी को, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है कि बहुत ज़्यादा इरिगेशन अगर आप करोगे ना कैनल से, कैनल इरिगेशन बहुत ज़्यादा करते हो तो क्या होता है कि जो सॉइल है ना, जो मिट्टी है उसमें वो नमकीन हो जाती है, सैलाइन हो जाती है, ठीक है, सलाइन हो जाती है, आई एम सो सॉरी, दैट्स द करेक्ट नाम, हाँ, तो वो हो जाती है। तो वहीं अगर आप कुएं में से पानी लेके जाओगे, वेल इरिगेशन करोगे, तो वो सैलिनिटी नहीं होती है, तो ये भी एक एडवांटेज है। अब आप देखो, आपको कुआं बनाना है तो कैसे कुआं बनाओगे, गड्ढा खोदना पड़ता है, कहीं पे भी खोद सकते हो, लिबर्टी है आपके पास, कहीं भी खोद लो। पहले के ज़माने में तो कहीं भी खोद लेते थे जहाँ उनका मन करता था। मान लो अगर यहाँ पे, लेट्स से मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताती हूँ, यहाँ पे अगर खेत है तो यहीं पे कुआं खोद लिया, तो इस तरीके से कन्वीनियंस के हिसाब से वो अपना खुद गड्ढा खोद लेते थे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे केमिकल्स जैसे नाइट्रेट, क्लोराइड, सल्फेट एक्सेट्रा, ये सब पानी के साथ मिल जाते थे, और ये सारे ना अच्छे केमिकल्स हैं जो कि सॉइल को रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब मान लो कोई भी फार्मर है, वो कुएं में के पानी से इरिगेशन कर रहा है, तुम्हें क्या लगता है उसे कुछ टैक्स भरने की ज़रूरत है, उसे कुछ पैसे देने की ज़रूरत है? नहीं नहीं, राइट। तो बस इसलिए तो हम कहते हैं चीप मेथड है। अब वहीं कैनल इरिगेशन में आ जाओ, फार्मर्स को जो है रेगुलरली पेमेंट करनी पड़ेगी उस इरिगेशन के लिए, तो वो चीज़ें हो जाती। डिसएडवांटेज क्या है, अब सिंपल है, चीप है, लेकिन बहुत ज़्यादा लैंड एक बार में इरिगेट नहीं कर सकता है, बस 1 to 2 हेक्टर्स ऑफ लैंड ही इरिगेट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद और क्या डिसएडवांटेज है, अब कुआं आपने बहुत सुना हो ना, कुआं जो है वो सूख जाता है, अगर उसका पानी सूख ही जाएगा तो भैया कहाँ से करोगे इरिगेशन, ठीक है। उसके बाद मान लो कभी ऐसे ड्रॉथ आ गया, पूरा सूखा पड़ गया ज़मीन, सब कुछ ग्राउंड वाटर एकदम कम हो गया, पानी कहाँ से आएगा, है। उसके बाद अब जहाँ पे ग्राउंड वाटर सही नहीं है ना, जहाँ पे ग्राउंड वाटर में बहुत अल्कलिनिटी है, बहुत वो कुछ है, वहाँ पे आप वेल्स अच्छे से कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, और वेल्स ज़्यादा यूज़ नहीं होता है वहाँ पे, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। तो टैंक इरिगेशन मेनली आपको कहाँ पे मिलेगा, पेनिनसुलर इंडिया में मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि वहाँ का जो सरफेस एरिया होता है वो काफ़ी ज़्यादा अंड्यूलेटिंग, मतलब
इस तरह का होता है, ऊबर खाबर होता है थोड़ा, लेट मी शो यू, ऐसा होता है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है। तो ऐसे एरियाज़ में आप ऑब्वियसली कैनल तो कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, ना आप कुआं खोद सकते हो, तो ऑब्वियसली टैंक ही आपको वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना होगा। ठीक है, पहला तो ये। दूसरा ये कि अब अगर मान लो बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है, हैवी टोरेंशियल रेन, मतलब वो कहते हैं ना कैट्स एंड डॉग्स, वैसा वाला रेन, वैसा वाला बारिश हो रहा है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो उसमें आप क्या करोगे ना, टैंक अगर होता है तो वो पानी कलेक्ट कर लेता है, तो वो एक अच्छी चीज़ होती है। फिर क्या होता है, मोस्टली जो इन पेनिनसुलर इंडिया में जो रिवर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सीजनल होते हैं, तो समर सीजन में बिल्कुल ही ड्राई हो जाते हैं। तो ऐसे में अब मान लो अगर सीजनल रिवर है तो आपको लगता है कैनल के पास, कैनल से अगर आप वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करोगे तो वहाँ पे वो पानी का सप्लाई जाएगा, नहीं जाएगा। टैंक में आप उसकी जगह पे स्टोर कर सकते हो पानी, है ना। तो टैंक इज़ रियली गुड फॉर दिस। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि पॉपुलेशन स्कैटर्ड होती है, मतलब ऐसा नहीं है ना, पेनिनसुलर इंडिया में क्या होता है कि ऐसा नहीं कि क्लस्टर में रहते हैं लोग। अभी तक आपको पता होगा कि स्कैटर्ड पॉपुलेशन और क्लस्टर्ड पॉपुलेशन का मतलब क्या है, क्योंकि मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत स्कैटर्ड होती है तो टैंक इरीगेशन बेस्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं। मेरिट्स वही हैं, ये देखो, मेरिट्स ये है कि आप यूज़ कर सकते हो उसको, क्या बोलते हैं, ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे द सर्फेस एरिया इज़ नॉट रियली गुड, अनड्यूलेटिंग है एंड ऑल ऑफ दैट। एंड डीमेरिट यही हो जाता है कि इनकन्वीनियंट हो जाता है, आप कितना स्टोर करोगे पानी, कहाँ कहाँ कैसे कैसे इरीगेट करोगे, तो ये चीज़ हो जाती है। काफ़ी मॉडर्न मेथड नहीं है, प्रिमिटिव मेथड है। ठीक है, मूविंग अहेड, मॉडर्न मेथड्स में आपको ट्यूबवेल्स देखने को मिलेंगे। ट्यूबवेल बेसिकली 15 मीटर तक जाता है डीप, एकदम अंदर। ठीक है, और एक पंपिंग सेट होता है जिसको इलेक्ट्रिक मोटर या डीजल इंजन के थ्रू पंप किया जाता है। अब देखो, पहले क्या होता था ना कि वेल जो होता था उसमें से रस्सी के थ्रू पानी ऊपर लेते थे कुएं में से। अब ट्यूबवेल में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू पानी खुद ब खुद पुश होता है, और 15 मीटर डीप है। आप समझ लो इस चीज़ को, ग्राउंड वाटर के तह, मतलब ग्राउंड वाटर कितना ज़्यादा आएगा इस ट्यूबवेल के अंदर। 15 मीटर डीप इज़ टू मच। पहले के ज़माने में भी जब वो कुएं होते थे इतना डीप तो नहीं होता था, और उतना डीप हो तो आप पानी ऊपर कैरी, मतलब निकाल नहीं सकते, क्योंकि हाथ से ही उसकी खुदाई कौन करता था, मैनुअल लेबर के थ्रू ही होता था ना। इसीलिए ट्यूबवेल्स में अब पानी कौन निकालता है, इट इज़ नॉट मैनुअल लेबर, पानी कौन निकालता है, डीजल या मोटर जो होता है ना, इलेक्ट्रिक मोटर या डीजल इंजन, उसके थ्रू पानी पंप होता है। इट्स अ मॉडर्न मेथड, ऑफ कोर्स वेरी बेनिफिशियल। ठीक है, अब देखो मेन फैक्टर्स। अब अगर आपको ट्यूबवेल कंस्ट्रक्ट करना है तो पहली बात तो आपको ऐसे जगह पे करना होगा जहाँ पे ग्राउंड वाटर, अच्छा खासा ग्राउंड वाटर हो। अब आप ऐसे जगह पे चले गए जहाँ पे ग्राउंड वाटर का कोई नामो निशान नहीं है, वहाँ पे अगर आप ट्यूबवेल कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो फिर कोई पॉइंट ही नहीं है, पैसे वेस्ट। ठीक है, दूसरी चीज़, कम से कम पानी का लेवल 15 मीटर तक तो होना ही चाहिए। ठीक है, अगर पानी का लेवल 15 मीटर नहीं हुआ तो फिर आप 15 मीटर डीप उसको कंस्ट्रक्ट करके कर ही क्या रहे हो, है ना। तो 15 मीटर तो होना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, अदरवाइज आपका मोटर चलेगा कैसे, कोई भी डीजल इंजन या इलेक्ट्रिक मोटर चलेगा कैसे। उसके बाद सॉइल, जो मिट्टी है वो बहुत फर्टाइल होनी चाहिए, आसपास की मिट्टी। ठीक है, तो उस दैट ऑल्सो हेल्प्स, बिकॉज अगर मिट्टी ही फर्टाइल नहीं है, आप मान लो आप एक जगह पे ट्यूबवेल कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, आसपास की मिट्टी इनफर्टाइल है, तो आप उस ट्यूबवेल के पानी का करोगे क्या, तबला बजाओगे, नहीं ना, उसको इरिगेशन के लिए यूज़ करना है। अब इरिगेशन के लिए आसपास लैंड ही फर्टाइल नहीं है तो क्या करोगे उसका, तो ये चीज़ें भी हैं। मूविंग अहेड, एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैं मेथड्स आपको बता रही हूँ, स्पेशली जो मॉडर्न मेथड्स हैं, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ के जाना इंपॉर्टेंट है। एडवांटेजेस क्या है कि एक नॉर्मल कुआं जितना पानी निकालेगा, जितना इरिगेट कर पाएगा, उससे 10 गुना ज़्यादा ट्यूबवेल करती है। इलेक्ट्रिक मोटर है तो बिल्कुल अंदर एकदम डीप डेप्थ में जाके पानी निकाल सकता है। ठीक है, जहाँ पे कैनल इरिगेशन पॉसिबल नहीं है वहाँ पे आप ट्यूबवेल इरिगेशन कर सकते हो। अब ट्यूबवेल इरिगेशन क्या है ना, इंडिपेंडेंट है, इसको किसी फार्मर की ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू ही चल रहा है वो, तो कोई फार्मर की ज़रूरत नहीं है, वो पुश करता है पानी। ठीक है,
बहुत सारे केमिकल्स मिक्स किया जाता है उस ट्यूबवेल वाटर के साथ, अच्छे केमिकल्स जो कि रिक्वायर्ड होते हैं सॉइल के लिए। डिसएडवांटेज क्या है? एक लिमिटेड एरिया तक ही इरिगेट कर सकता है। यहाँ पे क्या है ना कि खुद से हो रहा है ना, ऑटोमेटिक चीज़ें हैं, तो ऑटोमेटिक है तो अब कितनी दूर तक चला जाएगा, एक लिमिटेड एरिया तक ही हो सकता है। इसलिए बोला जाता है कि आसपास का एरिया फर्टाइल होना चाहिए, क्योंकि एक लिमिटेड एरिया तक ही इरिगेट कर सकता है। दूसरा, अब भैया फार्मर का खुद का लेबर नहीं लग रहा है, लेकिन उसके पैसे तो लग रहे हैं ना इलेक्ट्रिसिटी में और डीजल में, वो चीज़ तो पैसे बहुत लग रहे हैं। अगेन ब्रैकिश ग्राउंड वाटर हुआ तो वहाँ पे आप इस सोर्स ऑफ इरिगेशन को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब अगर ट्यूबवेल आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, अब इसकी डेप्थ 15 मीटर्स है, एकदम डेप्थ में जाके आप पानी निकाल रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो नीचे जाएगा, उसमें पानी कम होगा, तो वो भी सही नहीं है ना। अगर बहुत ज़्यादा इरिगेट कर रहे हो आप ट्यूबवेल के थ्रू, तो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है। अब मान लो ड्रॉट, एकदम एक्सट्रीम ड्राई, सूखा पड़ गया है ना, उस कंडीशन में क्या होता है कि ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण ट्यूबवेल को जो पानी जो वो पुश करेगा, वो पानी अवेलेबल ही नहीं होता है कि वो पुश करे पानी, तो इरिगेशन पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं। कैनल है, ठीक है, आपका जस्ट अ सेकेंड, मूविंग अहेड, ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कैनल इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, और एक आपका है ड्रिप इरिगेशन, जो कि यहाँ पे दिया नहीं है, बट आई लेट यू नो कि ड्रिप इरिगेशन होता क्या है, वो मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दूंगी, आपकी बुक में मेंशन नहीं है, ठीक है। पहले हम मेरिट्स देख लेते हैं कैनल इरिगेशन का। मोस्ट ऑफ द कैनल्स प्रोवाइड पेरिनल इरिगेशन एंड सप्लाई वाटर। बिफोर मेरिट्स आप पहले ये पढ़ लो थोड़ा कि कैनल इरिगेशन एग्जैक्टली कैसे होता है, ठीक है, वो चीज़ आप थोड़ा पढ़ लोगे तो यू विल हैव एन आइडिया। Canals used to be the most important source of irrigation up to 1960s. ये एक earlier method है, पहले primitive method है, ठीक है। But in the 1970s they yielded first place to wells and tube wells and now constitute the second most important source of irrigation in India. अभी वो ये बहुत primitive method है, but अभी भी बहुत important method है of irrigation, ठीक है। एक effective source of irrigation है। यहाँ पे आपको canals को dig करना होता है, एक rocky और uneven, देखो अब अगर आप कोई भी एरिया लेते हो, मान लो, लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू, ये एरिया है और ये एरिया, ये बहुत ही रॉकी एरिया है, मतलब यहाँ पे बहुत ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, यहाँ पे प्लेन ज़मीन है, आपको कैनल बनाना है यहाँ पे, तो आप कैनल ऐसे एरिया में बना पाओगे या ऐसे एरिया में बना पाओगे? ऑफकोर्स इस एरिया में। तो रॉकी एरियाज़ में आप कैनल्स नहीं बना सकते, इसलिए रॉकी एरियाज़ में मोस्टली आपको क्या मिलता है, टैंक इरिगेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कैनल इरिगेशन। अब इसके मेरिट्स क्या है और इसके डीमेरिट्स क्या है वो हम देखेंगे। मेरिट्स ये है कि पेरिनियल इरिगेशन प्रोवाइड करती है, क्योंकि कैनल्स में जब आप कैनल को वो डिग कर रहे हो तो पानी बहुत उसमें स्टोर होता है, जिसके कारण आप जो है मान लो अगर ड्राई भी हो गया, एक्सट्रीम ड्राई तो मैं नहीं कहूँगी, बट अगर ड्रॉथ भी आ गया है, फॉर एग्जाम्पल नॉट फॉर अ वेरी, अब एक साल तक ड्रॉथ ही चल रहा है तो फिर तो इरिगेशन पॉसिबल ही नहीं है, बट लेट्स से फॉर अ लिमिटेड टाइम अगर वहाँ पे एक्सट्रीमली ड्राई कंडीशन भी है तो वहाँ पे कैनल्स के थ्रू इरिगेशन हो सकती है, अगर वो लिमिटेड स्पेस के टाइम के लिए वहाँ पे ड्रॉथ आई है तो, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे सेडिमेंट कैरी करता है कैनल्स, जो कि बहुत अच्छे होते हैं सॉइल की फर्टिलिटी के लिए। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जैसे आप सुनते हो कि ये कैनल वो कैनल, तो बहुत ही क्यों, क्योंकि बहुत चीप सोर्स ऑफ इरिगेशन है, बहुत कम पैसे लगते हैं इसमें, इसीलिए, ठीक है। इनिशियल कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है, जो आपको स्टार्टिंग में उसको कैनल को डिग करने में वो जो कॉस्ट लगेगा वो ज़्यादा है, बट इवेंचुअली बहुत चीप होता है लॉन्गर रन में, ठीक है। अब कैनल क्या करता है, वो ग्राउंड वाटर को सोक कर, मतलब वो पानी को जो है ग्राउंड में सोक करता है। सोक का मतलब है अपने अंदर वो करता है, ठीक है, ग्राउंड के अंदर वो करता है, जिसके कारण क्या होता है, वाटर लॉगिंग भी हो जाता है। अब कैनल अगर पानी को ग्राउंड में, मान लो ये कैनल है, जस्ट अ सेकेंड, ये कैनल है, अगर वो पानी को, ये ग्राउंड है, अगर पानी बार बार इसमें आ रहा है, सोक कर रहा है, तो कभी क्या होता है कि वाटर लॉगिंग, यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है, जिसके कारण वाटर लॉगिंग भी हो सकता है, ये एक प्रॉब्लम है।
दूसरा क्या है कि बहुत सारे कैनल्स जो है वो रेनी सीजन के दौरान फ्लो करते हैं और फ्लड क्रिएट हो जाता है उसके कारण, ठीक है। प्लेन एरिया में ही आप कैनल्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, तो वो बहुत लिमिटेड हो जाता है ना, कि सिर्फ जो अच्छी एरिया है, जो एकदम साफ सरफेस है, प्लेन सरफेस है, वहीं पे आप कैनल को सिर्फ कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, ठीक है। फ्लड आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि कैनल्स जो है वो मोस्टली रेनी सीजन के दौरान ही फ्लो करती हैं, ठीक है। मैंने आपको कैनल इरिगेशन बता तो दिया है, बट मोस्ट प्रॉब्ली आपके सिलेबस में है नहीं, बस थोड़ी इन्फॉर्मेशन इज़ इनफ, ठीक है। स्प्रिंकलर इरिगेशन अब क्या होता है वो हम देखेंगे, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है, दिस इज़ अ टाइप ऑफ ओवरहेड इरिगेशन विच हैज़ कम इनटू यूज इन इंडिया ओनली अ कपल ऑफ डेकेड्स अगो। तो इट्स नॉट, ये प्रिमिटिव मेथड नहीं है, ये मॉडर्न मेथड ही है। तो इसमें क्या होता है कि स्प्रिंकलर्स सेट होते हैं, ऐसे ऐसे फील्ड में देखोगे ऐसे 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 पानी जाता है। आप अभी वीडियो पॉज करो, गूगल पे जाओ, स्प्रिंकलर इरिगेशन सर्च करो, इमेजेस में जाओ और देखो। मैंने जो यहाँ पे इमेज बनाया है इसी टाइप का आपको इमेज दिखेगा। अब मैं थोड़ी ड्राइंग में इतनी अच्छी नहीं हूँ, बट आप एक बार वो इसको पॉज करके जाके एक बार देख के आओ, ठीक है। यहाँ पे मैं बैक करके आपको दिखा नहीं सकती, इसलिए मैं, नहीं तो मैं दिखा देती, तो इसलिए आप एक बार पॉज करो, जाके देखो। तो ये स्प्रिंकलर इस टाइप से होती है, जिससे पानी जो है वो जाती है, खेत वगैरह जो भी है उसमें पानी जाती है और वहाँ पे इरिगेशन होता है, ठीक है। This type of irrigation does not involve any loss of water by seepage because water is supplied to sprinkler from the source of water through pipes. Further, no water is allowed to be wasted by evaporation because water is sprayed directly on the field. अब यहाँ पे जो ये आप जो देख रहे हो ना, ये फव्वारे, ये पानी के स्प्रिंकल्स हैं जो ये खेत में जाते हैं, जहाँ पे भी इसको जाने की ज़रूरत है। अब ये जो पानी आ रहे हैं ये पाइप्स के थ्रू आते हैं, तो पानी वेस्ट भी नहीं हो रहा है, पानी एवापोरेट भी नहीं हो रहा है, पानी कुछ नहीं, मतलब एकदम प्रॉपर जहाँ जाना चाहिए वहीं जा रहा है पानी। तो इसको हम कहते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन। मान लो कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो जहाँ पे बारिश इतनी ज़्यादा नहीं होती है, जो थोड़े सूखे एरिया, ज़्यादा सूखे नहीं, थोड़े बहुत, ठीक है, वहाँ पे ये सबसे बेस्ट मेथड है जो आप यूज़ कर सकते हो, स्प्रिंकलर इरिगेशन, ठीक है। तो ड्रिप इरिगेशन अब हम देखेंगे, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट मैं आपको बता देती हूँ ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है। लेट मी सी, या अब ये वाला थोड़ा एरिया है, मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, मान लो यहाँ पे आपके बीज बोए हैं आपने, थोड़े थोड़े फसल आ रहे हैं, यहाँ पे भी आ रहे हैं। ड्रिप इरिगेशन यहाँ पे पाइप टाइप का कुछ होता है जो डायरेक्टली यहाँ पे पानी को ऐसे भेजता है डायरेक्टली, इसको हम कहते हैं ड्रिप इरिगेशन, ठीक है। जो यहाँ से डायरेक्टली पानी यहाँ जा रहा है उसको हम ड्रिप इरिगेशन कहते हैं, ठीक है। ये आपका पाइप्स जो है कनेक्टेड होता है इधर अंडरग्राउंड वाटर से, या फिर इसका सप्लाई सिमिलर उसी वे में आता है जिस वे में स्प्रिंकलर इरिगेशन में वो जो घरों से वो सब पानी आता है ना, वैसे उस वे में यहाँ पे भी पानी आता है, ठीक है। इसको हम ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। अगर आपको प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए आप मुझे बता देना, मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, ठीक है। डेंजर्स क्या है ओवर वाटरिंग का, अगर आप ये चीज़ सोचो कि मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अदरवाइज मेरे चैनल के बायो में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो एंड आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, ओवर वाटरिंग का डेंजर, अब आप ज़्यादा पानी, अब एक्सेस ऑफ एनी थिंग इज़ बैड। आप कोई भी चीज़ अति कर दोगे तो फिर तो गलत ही है ना, एक्सेस करोगे तो गलत है, ओवर कर दोगे तो बहुत वो होता है। तो अब अगर आप ओवर वाटर करोगे तो क्या होता है कि पानी बहुत ही नमकीन हो जाता है, सॉइल सैलिनिटी, अल्कलीन हो जाता है, बहुत ज़्यादा केमिकल्स, अल्कलीन जब हो जाता है सॉइल तो फिर वहाँ पे कल्टीवेशन नहीं होती अच्छे से, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे एरियाज होते हैं जो पहले फर्टाइल होते हैं, प्रोडक्टिव होते हैं, लेकिन वो बाद में अनप्रोडक्टिव हो जाते हैं, कंकड़ बन जाते हैं। कंकड़ पत्थर में थोड़ी कोई भी सीड जर्मिनेट करेगा, तो वो चीज़ हो जाती है। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं आपकी ओवर वाटरिंग की, ठीक है। तो विद दिस वी कम, यहाँ पे दो टर्म्स हैं, इसको भी मैं थोड़ा बता दूँ आपको क्या है। देखो, large areas once fertile and productive have become impregnated with soils locally known as रेह एंड कलार। जो मैंने आपको बोला ना सॉइल सैलिनिटी, की पानी नमकीन हो जाता है ज़्यादा पानी देने से, उसी नमकीन सॉइल को यहाँ पे नाम दिया गया है रेह एंड कलार, ठीक है। दैट्स इट। So with this we come to the end of the chapter.
इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन बिलो हाउ यू लाइक द वीडियो। आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस तीनों की प्लेलिस्ट मेरे चैनल में मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। उसके लिए आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और या फिर चैनल के बायो में मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या चैनल के बायो में मिल जाएगा। इस चैप्टर का पार्ट 1 का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, यू कैन गो चेक दैट आउट। सो येस, टिल देन हैप्पी स्टडिंग, गुड लक।